हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग फिजिक्स का रिवीजन पूरा कर चुके होंगे। आज केमिस्ट्री की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। 4 चैप्टर आपके पास में है केमिस्ट्री में। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल एंड कार्बोनेट्स कंपाउंड्स। इसको चारों चैप्टर को शुरू करने के पहले कुछ छोटी सी बेसिक चीज़ें आप लोग इसमें देख लीजिए। मैंने एक साथ लिख दी हैं। वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, कई बार इसकी जरूरत पड़ सकती है जब भी आप रिएक्शन लिखते हैं। तो वैलेंसी वन वाले हमारे पास में जो मेटल है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कॉपर। मैंने वही मेटल यहाँ पे सिलेक्ट किए जो ज़्यादा आपके इसमें चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेंगे। फिर वैलेंसी टू वाले कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। 3 वाले एल्यूमिनियम, Fe और फास्फोरस। यहाँ पे कॉपर भी लिख सकते हैं हम लोग। 2 वैलेंसी वाले में कॉपर की 2 वैलेंसी होती है, आयरन की भी 2 वैलेंसी होती है। 4 में कार्बन, जर्मीनियम, सिलिकॉन, कार्बन का ज्यादा यूज होगा जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे वहां पर। फिर जो ये सारे के सारे मेटल्स हैं, फिर नॉन मेटल्स आ जाते हैं। नॉन मेटल्स में आपके जो हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये -1 वाले हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को टेकअप करते हैं जिस समय आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर -2, फास्फोरस -3, बोरान भी आ जाता है इसमें। ये मेटल नॉन मेटल आपस में मिलकर आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। फिर कुछ रेडिकल्स आपको देखने को मिलते हैं जैसे नाइट्रेट विद -1, क्लोराइड विद -1, कार्बोनेट विद -2, सल्फेट विद -2 एंड फास्फेट विद -3। तो कंपाउंड बनाते समय आपको इजी रहता है। अगर आपको सल्फेट का कंपाउंड बनाना है सोडियम के साथ में तो क्या बन जाता है Na2CO3। एल्यूमिनियम के साथ में क्या बनता है, 3 वैलेंसी है तो Al2SO4 3। फिर कुछ यहाँ मैंने कलर्स लिखे हैं एलिमेंट्स के और कंपाउंड्स के जो रिएक्शन में होते समय आपको कई बार क्वेश्चन, आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा कि एक रिएक्शन हो रही है, वहां पे एक मेटल के साथ में हमने जो है रिएक्शन कराई है, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर आपको गिवन है। सपोज से कलर दे दिया कि ब्लू ग्रीन कलर का हमको एक कंपाउंड मिल रहा है वहां पर। तो कलर्स आप याद कर लिए, कभी कभी टेबल बना के भी आपसे पूछ सकता है 4 कंपाउंड इधर और उनके कलर्स की मैच करिए। तो कॉपर रेड ऑरेंज कलर का, आयरन ग्रे में, जिंक सिल्वरी व्हाइट मिल सकता है, और एल्यूमिनियम भी सिल्वर व्हाइट। ये अगर डल हो जाएगा तो डल ग्रे मिल जाएगा आपको, थोड़ी सी अगर एक्सपोजर होगी एयर में। तो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड है वो ब्लैक कलर का मिलेगा जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है। आयरन ऑक्साइड ये भी रेड और ब्राउन कलर का मिलेगा हमको। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन है। कैल्शियम कार्बोनेट व्हाइट कलर का है। ये फेरस सल्फेट है, ब्लू ग्रीन कलर का है। सिल्वर नाइट्रेट व्हाइट कलर का और सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का। अब इसका देखिए कॉम्बिनेशन क्या है कि जिस समय यहां पर सिल्वर की रिएक्शन हम लोग करवाते हैं तो सिल्वर रिएक्शन से मतलब कि जब आप बताते हैं कि कलर चेंज फर्स्ट चैप्टर में, तो सिल्वर अगर एक्सपोज कर जाए एटमॉस्फेयर के लिए तो ये सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि ब्लैक कलर की होती है। ठीक है। फिर कुछ एसिड्स के नाम आपको पता होने चाहिए फॉर्मूले के साथ में, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COH, इसी तरह से बेसिस के। और ये सबसे काम की चीज, अगर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं या आप आगे मेटल नॉन मेटल पढ़ रहे हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होनी चाहिए। सोडियम से आपके पोटेशियम से स्टार्टिंग है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड एंड हाइड्रोजन। और इसके हाइड्रोजन नीचे कौन है, कॉपर, तो आपका मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। तो ये कौन से हैं, इसके नीचे प्लेटिनम भी लिखा जा सकता है। ये इनर्ट है, एक्टिव नहीं होते हैं, इसीलिए हमको नेचर में फ्री स्टेट में मिलते हैं क्योंकि एक्टिव नहीं होते, ये रिएक्शन नहीं करते हैं। और यहां पर जो ऊपर आपका एलिमेंट है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। और यहाँ पर जिंक है, नीचे वाले भी, तो जो जिंक है जो भी इसके नीचे वाले वो उसमें से अगर कोई भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं तो उसके नेगेटिव पार्ट को डिस्प्लेस कर सकता है। अब जो हाइड्रोजन का मतलब है कि ये सारे एलिमेंट, अगर हाइड्रोजन का मैं कोई कंपाउंड जैसे कि एसिड का रिएक्शन कराता हूं तो एसिड को रिप्लेस कर देंगे, लेकिन कॉपर यहां से या मरकरी यहां से उस कंपाउंड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में आगे चलते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पे।
ये चार्ट मैंने आपको बनाया फर्स्ट चैप्टर के लिए। ये चार्ट आपको बता रहा है कि इतनी रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे 13 रिएक्शन लिखी है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। सबसे ज्यादा रिएक्शन आपको यही देखने को मिलती है। फिर अगले चैप्टर्स में एसिड बेस में तो बहुत कम है, मेटल नॉन मेटल में कुछ रिएक्शंस मिलेंगी, और फिर लास्ट में आप कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी कुछ रिएक्शंस आपको मिलेंगी। यहाँ पे हम बात करते हैं जब फर्स्ट चैप्टर की, तो सबसे पहली बात आती है कि केमिकल रिएक्शंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसके सिम्टम्स हैं, 5 सिम्टम्स हैं जिससे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। स्टेट चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए या प्रेसिपिटेशन हो जाए, ये सारी की सारी कंडीशन बताती हैं कि वहां पर रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पर कुछ क्विकली देख लीजिए, कुछ रिएक्शन यहाँ मेंशन है कि जिंक की रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ में हो रही है। अच्छा, फिर इसके बाद में कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो भी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपकी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन के साथ में हमको यहाँ हाइड्रोजन को जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए एक्टिविटी में देखिए जिंक यहाँ पर हाइड्रोजन जिंक के नीचे, तो इसलिए इसको डिस्प्लेस कर दिया है यहाँ पर। अब आयरन की रिएक्शन वाटर के साथ जो दिखा रहे थे Fe3O4 4 हाइड्रोजन गैस, ये स्टार मैंने इसलिए बनाया कि ये कुछ खास रिएक्शन जिसको आपको ज्यादा ध्यान देना है याद करते समय। अब ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन आपकी जो है ये भी एक अच्छी रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस को बता रही है। फिर अगली रिएक्शन आपकी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ में हमको मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सोल्यूशन। याद रखिए इस कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं हम लोग स्लेट लाइम। तो नाम से याद रखिएगा क्या इसका है। अभी आगे चल के इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो व्हाइट वॉश के बारे में बात करेंगे कि व्हाइट वॉश में किस तरह से ये केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ छोटे दो रिएक्शन मैंने लिखी हैं, कार्बन ऑक्सीजन के साथ में CO2, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये भी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन देते हैं। फिर आपकी जो 7th रिएक्शन है, यहाँ पर ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में जो CO2 वाटर और एनर्जी दे रही है, डिकम्पोज हो रहा है यहाँ पे ग्लूकोज। ये रिएक्शन आपको क्या बता रही है, ये रिस्पिरेशन की रिएक्शन है। जब ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, दैट ऑक्सीजन बर्न्स द ग्लूकोज एंड गिव्स द CO2 वाटर एंड एनर्जी। इसके बाद में देखिए FeSO4, इसको जो है ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को ऐड करने से हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे Fe की वैलेंसी 3 हो गई है, सॉलिड स्टेट मिल रहा है। खास बात क्या है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो 3 मिल रहे हैं, इसलिए मैंने इस रिएक्शन को खास तौर से मार्क किया है। इस रिएक्शन को ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में ये रिएक्शन गिवन है, स्पेशल अटेंशन दीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि फेरस सल्फेट की हीटिंग से हमको सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैसेस मिलती हैं। नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग, ये भी एक डीकंपोजिशन की रिएक्शन है। मैं सिंपली डी लिख देता हूं, यहाँ पर डीकंपोजिशन की रिएक्शन है जहां पे आपको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिल रही है। यहां पर हीट दी जा रही है तो इसका हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जहां जहां हीट देकर हम डीकंपोज कराते हैं तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि हीट की एब्जॉर्ब वहां पर एब्जॉर्ब करता है वो। लेड नाइट्रेट सॉलिड है, यहाँ पर ये भी देखिए खास रिएक्शन है, 3 पार्ट में हमको प्रोडक्ट मिलते हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो ये 2 रिएक्शन जहां पे 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इनको खास तरह से आप याद रखिए। सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में, यहाँ पर सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन हो जाता है, ये भी आपकी डीकंपोजिशन की यहाँ पर डीकंपोज हो रहा है सिल्वर क्लोराइड। तो ये कौन सा फोटो डीकंपोजिशन है, ये सब क्या थे, ये थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन है, क्योंकि हीट की वजह से हो रहे हैं। फिर आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ में, फिर यहाँ पे देखिए आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि कॉपर बहुत नीचे इलेक्ट्रोनिक सीरीज में डिस्प्लेस करके हमको FeSO4 दे देगा, कॉपर फ्री हो जाएगा। ये कॉपर भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो है ये रेड ब्राउन कलर का है, तो लिक्विड में क्या करेगा, इस आयरन नेल को अगर हम डालेंगे कॉपर सल्फेट में तो फ्री होने वाला कॉपर इसके ऊपर आके इकट्ठा हो जाता है, और ये आपको रेडिश ब्राउन कलर की है कहते हैं, ये आपकी निडल या आपकी जो कहना चाहिए कि जो नेल है वो हो जाती है। लास्ट में सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट का बहुत अच्छा एग्जांपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर सोडियम और ये जो इसके पॉजिटिव पार्ट थे, इसके कैटायनिक पार्ट थे, ये इंटरचेंज हो गए और हमको डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन मिल गई। अब इसके कुछ 2-4 टॉपिक में भी आपको अलग से डिस्कस करता हूं इसके बारे में इस चैप्टर के, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो बच्चों हम देख चुके थे यहाँ पर कुछ
फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड चीजें। अब छोटी छोटी बातें, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको फिर हम उसको रिप्रेजेंट करना जानते हैं केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स, फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उन सब को यूज करते हैं। केमिकल इक्वेशन में स्टार्टिंग हम करते हैं वर्ड इक्वेशन में, सीधे सीधे वर्ड लिख देते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं स्केलेटल इक्वेशन जो कि अनबैलेंस इक्वेशन है। फिर उसके बाद में आता है हमारा बैलेंस इक्वेशन। तीन चीजें, तो ये तीन तरह से इसको केमिकल इक्वेशन को लिखा जा सकता है। इसमें आपको एक क्वेश्चन आता है कि केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस क्यों करना चाहिए, वाई जो है बैलेंसिंग, क्यों हमें बैलेंस करना है। तो उसका रीजन ये कहता है कि जो है, जैसे अभी एक रिएक्शन मैंने लिखी थी कैल्शियम कार्बोनेट की, तो हीटिंग अगर हम कर रहे हैं यहां पर, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ये इस तरह की रिएक्शन, या हाइड्रोजन की रिएक्शन अभी मैंने यहां पर लिखी थी जहां वाटर बन रहा था। तो ये रिएक्शन ज्यादा सिग्निफिकेंट है क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर जो है 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ही है। तो कह रहा है बैलेंस हमें क्यों करना है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि दोनों यहाँ पर जो रिएक्टेंट साइड है हमारी और जो प्रोडक्ट साइड है, दोनों साइड के मासेस हमारे इक्वल होने चाहिए। जब यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स डिफर कर रहे हैं तो मास इक्वल नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे इसको, तो ये हो गया हमारा इधर, और एक 2 यहाँ लगा दिए, और नंबर ऑफ एटम्स हमारे सेम रहेंगे तो मासेस भी हमारा सेम हो गया। ये जानने के बाद में कि इसको क्यों बैलेंस करते हैं, अब आता है कि जो केमिकल हम इक्वेशन लिख रहे हैं उस इक्वेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे सकती है। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं कि ये जो भी केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, तो उसमें लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट साइड है, इधर प्रोडक्ट साइड है, तो यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट्स के नाम जानते हैं, प्रोडक्ट के नाम जानते हैं, उसकी स्टेट को मेंशन कर सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड लिक्विड किसमें है। यहाँ पर हम रिएक्शन कंडीशन को लिख सकते हैं कि टेम्परेचर क्या दिया गया रिएक्शन में और प्रेशर क्या दिया गया है, ठीक है, हीट इवॉल्व हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, ये हम इस रिएक्शन से जान सकते हैं। इसके बाद में आता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जो केमिकल इक्वेशन नहीं बताती है। केमिकल इक्वेशन जो नहीं बताती है उसमें सबसे खास बात यह है कि जैसे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूं, तो इसको बैलेंस तो मैंने देखिए कर दिया, कॉपर सल्फेट और जिंक लिख दिया, तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कि फिजिबिलिटी नहीं बताती है कि ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। हम जानते हैं कि कॉपर जो है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, तो ये रिएक्शन एक गलत रिएक्शन है, तो फिजिबिलिटी नहीं होगी कि नहीं होगी, ये रिएक्शन वो नहीं बता सकती है। दूसरा, कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता पाती है कि रिएक्शन 10 मिनट में पूरी होगी, 10 घंटे में पूरी होगी या कई दिन में। जैसे रस्टिंग एक बहुत स्लो प्रोसेस है, हम इक्वेशन तो लिख सकते हैं पर हम ये नहीं मेंशन कर पाते हैं कि समय कितना लग रहा है। और ऐसी बहुत सी रिएक्शन है जो स्पॉन्टेनियस है कि आपने सोडियम डाला वाटर के साथ में या एसिड के साथ में, डाइल्यूटेड एसिड में इंस्टेंट रिएक्शन हो जाता है, तो वहां टाइम लैग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीजें हमको 2 चीज याद रखिएगा कि कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पर 2 खास बातें हम नहीं बता पाते हैं। पहले बहुत सी चीजें मेंशन नहीं होती थी कि जैसे स्टेट या गैस निकल रही है, प्रेसिपिटेट हो रहा है, लेकिन अब हम उस रिएक्शन को लेकर उसके बॉटम में ब्रैकेट में या एरोस पे उसको मेंशन कर देते हैं। लेकिन ये 2 बातें अभी भी हमारी अननोन है। यहां तक हो गई कि केमिकल रिएक्शन हमारी जो है वो क्या है। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला आप बताते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 हमारी जो है जुड़कर हमें ऐड होकर एक सिंगल 2 रिएक्टेंट से एक सिंगल रिएक्टेंट मिल रहा है। इसके बाद में आप बताते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब आपको एग्जाम में वो डायरेक्टली डीकंपोजिशन रिएक्शन नहीं पूछने वाला है। जब आप कहते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीटअप करके यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 लिया है, तो आपसे कहेगा कि बताइए ये रिएक्शन कौन सी है, ये रिएक्शन कौन सी है। तो आपको ऑप्शन वहां गिवन होंगे। तो पहला ऑप्शन आपको ये दिया होगा कि जो है क्या ये रिएक्शन डीकंपोजिशन की है। अब डीकंपोजिशन में 3 तरह की रिएक्शन होती हैं, थर्मोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक।
तो ये ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन अगर मुझे उन ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, क्या वहां पे थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन मेंशन है। तो अगर ये डीकंपोजिशन है तो कौन सा डीकंपोजिशन यहाँ पे हो रहा है, तो ये हमको बताना पड़ेगा। 3 तरह के रिएक्शन आप जानते हैं। इसके बाद में तीसरी आपकी टाइप आ जाती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर चौथी टाइप की आपकी है डबल डिस्प्लेसमेंट। ये भी मैं आपको बता चुका हूं इस रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प से। ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बाद में फिर आपकी और भी कुछ रिएक्शन आ जाती हैं, जिसमें हम लोग एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, क्या कहते हैं इसको, क्विक लाइम, याद रखिएगा, ये जो है क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। और है क्या ये, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड, और वाटर में आप ला के डालते हैं और ये बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या हो गया, स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है जो वाटर कहते के साथ में इसने यहां पर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दिया। ये रिएक्शन ही आपकी हाफ रिएक्शन है जो व्हाइट वॉश में अपने घर में करानी होती है। मार्केट से क्विक लाइम लाते हैं, वाटर ऐड करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को उसके बाद में हम लोग जो है फिल्टर करके इस सोल्यूशन को, एक्वस सोल्यूशन हमारे पास में है, इसको बाहर निकाल लेते हैं और आपने वॉल पे इसको लगा दिया। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है और वाटर यहां से निकाल देता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट भी जो है जब सूख जाता है और क्या कहते हैं ड्राइंग, ये हमको व्हाइट कलर का एक सरफेस दे देता है वॉल के ऊपर। अब ये तो था कि व्हाइट वॉश की रिएक्शन क्या है। अब इसी चीज को मैं अगर यहां पे लिख दूं, इसको x, इसको लिख दूं y, और ये था मेरा z। अब ये देखिए अननोन क्या कहते हैं हमारे लिए हो गया। हम कहते हैं कि हम मार्केट से एक जो है सब्सटेंस लेके आए, उसका नाम है x, जिसको कहते हैं वाटर में डिसॉल्व करने से मुझे मिला सब्सटेंस y। ये y सब्सटेंस को जब वॉल पे लगाया तो वहां पर एक चमकदार जो है ब्राइट कलर की एक लेयर बन गई उस सब्सटेंस की। और ये लेयर जो है जो यहाँ बनी है, जो सब्सटेंस है, कह रहा है अगर इसको हीट अप कर देते हैं तो उसमें से गैस इवॉल्व होती है, फिर वो जो है लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। तो इस तरह से उतना नहीं पूछ सकता और यहाँ पर आकर ये आपकी इस क्वेश्चन को खत्म कर सकता है कि मार्केट से लिया अपने एक सब्सटेंस, वाटर ऐड किया, उसमें हीट इवॉल्व हुई, गर्म हो गया वो, फिर उसको वॉल पे लगाया तो चमकदार क्या कहते हैं, वॉल हमारी ब्राइट हो गई। तो बताइए एक्स वाई जेड क्या है। तो आप जानते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन या ये व्हाइट वॉश की रिएक्शन है। तो एक्स कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम कहते हैं, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये हो गया हमारा ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ड लाइम, और ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जान लिया और उससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन को भी देख लिया। अब इसके बाद में आपके पास में आ जाता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमको देखने हैं अगले रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। बीच में एक रिएक्शन और लिख लेते हैं हम लोग पहले, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमको एसिड बेस में पढ़नी है। जब एसिड और बेस की रिएक्शन हम कराते हैं, जैसे NaOH की रिएक्शन हम करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो हमको क्या मिल रहा है यहाँ पर Na2SO4, सोडियम सल्फेट मिल रहा है और साथ में मिल रहा है हमको यहाँ पर वाटर। तो ये इसमें क्या होगी, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो कुछ रिएक्शन ऐसी हैं कि जो एक से ज्यादा सिम्टम शो करती हैं, वहां पर जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो सकती है, ठीक है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो सकती है। तो कॉम्बिनेशन में सिम्टम्स हमें कई बार मिल जाते हैं। तो ये थी हमारी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन की। जब किसी रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि क्यूप्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन
अगर मैं हाइड्रोजन के साथ में करा रहा हूं, हीट करा दिया यहां से, तो ये क्या होगा, यहां से इसकी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और हमें मिलेगा केवल कॉपर। यहां मिलेगा कॉपर। अब देखिए यहां से कॉपर जो है वो क्यूप्रिक ऑक्साइड रह गया कॉपर में, तो यहां पे क्या हो गया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया इसमें, और यहां पर इसमें क्या हो रहा है, यहां गेन हो गई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन गेन हो गई। तो ऐसी कोई रिएक्शन जहां पे लॉस हो रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। यहां पर जब लॉस हो रहा है तो बोलेंगे रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। जिसने गेन किया है उसके लिए हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। जो सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होता है, इसके लिए एक दूसरा टर्म यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और दूसरा वाला हमारा हो जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब इतना जानने के बाद में हमारे पास दो छोटे टॉपिक हो गए, कोरोजन और एंजाइटी। कोरोजन क्या होता है कि किसी सब्सटेंस का अगर एटमॉस्फेयर की गैसेस की वजह से उसमें अगर कोरोजन, उसका जो है सरफेस उसकी जो है चेंज हो रही है, उसका कलर चेंज हो रहा है, डिटोरेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि वहां पे जो है, वहां पे उसका कोरोजन हो गया है। अब कोरोजन में जो है हम बोलेंगे बेस्ट हमारे पास जो नजर आता है वो नजर आता है हमारे पास में आयरन के केस में। आयरन जो है वो हमको तो कोरोजन हमारा जो है वो डिटोरेशन है उस मेटेलिक सरफेस का, चाहे वो हमारा सिल्वर हो, चाहे कॉपर हो या आयरन हो। तो सिल्वर केस मैंने भी आपको थोड़ी पहले बताया था, सिल्वर सल्फाइड की ब्लैक लेयर रहती है इफ इट इज एक्सपोज टू द एयर। इसी तरह से जो आयरन का केस है उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग। रस्टिंग के लिए याद रखिए बड़ी इंपॉर्टेंट दो कंडीशन है, वहां पर ऑक्सीजन के साथ में मॉइस्चर या वाटर का दोनों का होना कंपलसरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक रस्टिंग नहीं होगी। एक भी इसमें से अगर रीजन माइनस है देन रस्टिंग विल नॉट बी देयर। अब कोरोजन को हम लोग एलिमिनेट कैसे स्टॉप कर सकते हैं, इसके लिए प्रिवेंशन के क्या मेथड है। इसके प्रिवेंशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंट कर दीजिए, आप पेंटिंग कर दीजिए, ग्रीसिंग कर दीजिए यहां पर आप, और गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, इसको कर सकते हैं। मेटल के ऊपर एक दूसरा लो रिएक्टिविटी का मेटल की लेयर लगा देते हैं जिससे वो एटमॉस्फेयर की गैसेस या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन मत करे। लास्ट टॉपिक इसका है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, जो भी हमारे ऑयल और फैट के सब्सटेंसेस हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद में ऑक्सीडाइज होते हैं और फाउल स्मेल देते हैं, जिसको कि हम लोग खाना पसंद नहीं करते हैं। इसकी प्रिवेंशन कैसे होती है, इसकी प्रिवेंशन के लिए हम जो हमारे फूड आइटम्स हैं उसको रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, उसको एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, उसको वैक्यूम में रख सकते हैं। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है कि जो इनएक्टिव होती है, नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप चिप्स के पैकेट देखते हैं उसमें नाइट्रोजन क्या कहते हैं फिलअप की जाती है। कुछ ऐसे केमिकल्स आते हैं BHA BHT, उसको ऐड करके भी हम लोग रेंसिडिटी को स्टॉप कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, इतना कर लीजिए काफी है। जो रिएक्शन का चार्ट मैंने बनाया था उसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। दोज रिएक्शन विल डेफिनेटली कम आउट समवेयर। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड चैप्टर पे, एसिड बेस।